मैं 2004 को 16 अक्टूबर की सुबह में आया था। दिल्ली से ट्रेन पकड़ी थी और पश्चिम एक्सप्रेस आई थिंक, हाँ, मुंबई सेंट्रल उतरे थे 2004 16 अक्टूबर। अमूमन वो दिन याद होता है जिस दिन आप आते हैं, क्योंकि वो बड़ा ये होता है ना कि आप एक बड़ी ऐसी लंबी लड़ाई पे जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। तो जब संशय की और शंका की स्थिति बनी रहे तो वो दिन आप याद रखते हैं। एक शादी का दिन, जो भी शंका की स्थिति होती है आगे क्या होगा, तो इसलिए याद है। नहीं तो योजना कैसे बनी कि बम्बई जाना ही है? सर, मैं थिएटर कर रहा था और पटना में ड्रामा स्कूल में दाखिला मिल चुका था, ट्रेनिंग हो गई। फिर मैं पटना गया, आफ्टर ड्रामा स्कूल पटना गया। तो हिंदी रंगमंच में बहुत मुश्किल है एक अभिनेता को सरवाइव करना, क्योंकि हमने हिंदी रंगमंच को व्यावसायिक नहीं बनाया है। पैसे बिल्कुल नहीं है एक अभिनेता के लिए। तो एक मेरा दोस्त था बॉम्बे में, भानुदय, वो एक्टर हैं। तो वो रोज हमसे रात में बात होती थी। वो अपने दिन भर के संघर्षों की कहानी बताता था कि आज इनसे मिला, उनसे। वो मुंबई आ वो चुके बॉम्बे आ चुके थे भानु। आज उनका सीरियल ऑन एयर हुआ है, आई थिंक वो साम दाम दंड भेद, उसका लीड कर रहा है भानु। तो वो रोज कहानी बताता था और वो मुंबई की बात बताए संघर्षों की कि आज मैं क्या किया। मुझसे पूछे तू क्या कर रहा है, मैं बोला मैं नाटक कर रहा हूँ और बड़ी मुसीबतें हैं यार यहाँ तो अभिनेता के लिए। तो वो बोलता था अक्सर कि मुंबई आ जाओ, मुंबई आ जाओ। फिर मैं मुंबई, और ये वहाँ नाटक करते हुए लग रहा था कि यार यहाँ तो बेसिक में ब्रेड बटर भी नहीं चला पाऊंगा अपना। बिहार में वैसे ब्रेड बटर नहीं होता है, लिट्टी चोखा टाइप बेसिक तो वहीं था। तो फिर मुंबई सर्वाइवल के लिए आए कि बतौर अभिनेता एक ऐसा शहर है कि यहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हैं। ये थी। और ये बिल्कुल इरादा रहा होगा कि जा करके जो भी काम मिलेगा पर्दे पर, खास करके टीवी हो, फिल्म हो, थिएटर का आइडिया तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कि मुंबई आके थिएटर करना, मतलब क्यों, वो तो कर ही रहे थे पहले। ये तय था कि यहाँ आना है और पहले जो भी काम मिले वो करना है, क्योंकि पहले जीना और टिकना जरूरी है। उसके बाद आपका आर्टिस्टिक चीजें आती हैं, या फिर क्या रोल करूंगा, कैसी फिल्में करूंगा। चयन की स्थिति में आप तब होते हैं जब आपके पास हो वो चयन की संभावना। हम तो जीने आए थे कि बस थोड़े दिन और टिक जाएं, रुक जाएं, बच जाएं, फिर देखेंगे आर्ट क्या करना है। लेकिन यहाँ आने का जो हुक कहते हैं, जिन्होंने खींचा, आपको पकड़ा, एक तरीके से होते हैं कुछ लोग, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, कई बार कोई प्रेरक होता है। अगर मैं आपसे बात करूँ, चूँकि थिएटर से आप आते हैं, थिएटर में ऐसे कौन लोग थे जो आपको प्रेरित कर रहे थे कि आ सकते हैं? भले उनसे मुलाकात ना हो, उनसे बातें भी नहीं हो, लेकिन थिएटर के ही लोग जो आपसे पहले आ चुके थे और यहाँ पे जमा गए थे। उसमें मनोज भैया का बड़ा योगदान है, मनोज वाजपेयी जी, क्योंकि उस वक्त उनकी स्कूल आई थी और 93-4 की बात है। तब मैं पटना में पढ़ रहा था +2 में, और थिएटर के बारे में सोच रहा था। मैं छात्र गतिविधियों में था, छात्र आंदोलन संगठन में। तो उनकी स्कूल आई थी, सत्या आई थी। तो लगा कि यार कोई व्यक्ति जब बेतिया से जाके कर सकता है। फिर इरफान साहब की और पंकज कपूर साहब थे, उनकी फिल्म मकबूल आई थी उस वक्त पे। मकबूल का बड़ा प्रभाव हुआ देखने के बाद। लगा कि ये लोग रंगमंच से गए हैं और इतनी ऑथेंटिक बढ़िया अभिनय कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी जा सकता हूँ। तो मकबूल का, सत्या का मतलब बड़ा योगदान रहा है कि, और खासकर मनोज भैया की कहानी, क्योंकि वो बिहार से थे, 50-60 किलोमीटर दूर। तो हम रिलेट करते हैं कि यार वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। कमोबेश हमारा उनका परिवेश और माहौल एक ही किस्म का रहा है। तो ये लोग थे, शायद ये प्रेरणा कह सकते हैं इनको। मुंबई आए और बड़ा मिश्रित भाव था, एक भय भी था। एक मैं पत्नी के साथ आया था। बीटी उतरे कि दादर उतरे थे? मुंबई सेंट्रल उतरा था। और मुंबई सेंट्रल उतर के, और होता है ना एक कि कर्म भूमि, जैसा कि कर्म भूमि अब ये जगह बनने वाली, तो मैं भी प्लेटफॉर्म को छुआ था, नमस्ते किया था कि भैया कर्म भूमि इसी को बनाना है। तो दोस्त के घर आए, घर पे रहे, तो वो बड़ा मिश्रित भाव था। मतलब उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। एक भय भी था थोड़ा सा कि यार क्या होगा, कैसे होगा, एक अथाह सागर में आए हैं 2-2.5 करोड़ आबादी वाले शहर में,
जहाँ कोई मुझे नहीं जानता था। फिल्मी माहौल में एक भानु था मेरा दोस्त, कुछ एक आध सीनियर थे ड्रामा स्कूल के जो मेरे से पहले आ चुके थे, जो दिल्ली जाते थे, उनसे मैं मिलता था, जिसमें मुकेश तिवारी हैं, विनीत कुमार हैं, तो यशपाल भाई थे। तो इन लोगों से मिलता था, जानता था, बट पता है मैं सिर्फ पहले दिन का किस्सा जानना चाह रहा हूँ। हाँ, पहले दिन फिर मैं अपने दोस्त को फ़ोन किया, भानु को उतर के, तो उसका फ़ोन बंद आया। तो मुझे लगा आई थिंक सुबह 7:30 बजे है, इसलिए बंद है। मैं टैक्सी पकड़ लिया कि अंधेरी जाना है, मुझे बेसिक एड्रेस मालूम था, अंधेरी आना है। और टैक्सी ये मुंबई की आपकी पहली यात्रा? पहले नहीं, उसके पहले मैं एक दफ़े आया था। ड्रामा स्कूल ने हमें सेकेंड ईयर में वो लोक कलाओं को पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो हमें महाराष्ट्र भेजा गया था, जिसमें लावणी, तमाशा, दशावतार, यहाँ के फोक फॉर्म पढ़ने थे। तो उस दफ़े हम मुंबई 7-8 दिन रह के गए थे हम लोग। ये दूसरी यात्रा थी। तो दोस्त का फ़ोन नहीं लग रहा था, तो मैं परेशान किया। सुना है कि मुंबई में दोस्त बदल जाते हैं ये भी दोस्त कहीं बदल तो नहीं गया, फ़ोन बंद कर दिया। खैर वो कालांतर में थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन लगा, वो नाइट शूटिंग करके लौटे थे, इसलिए उनका फ़ोन बंद था। बोला दे मुझे अभी जगह आ जा। तो आए, बैठे, और समझ में नहीं आ रहा है, अंधेरी में अब आ गए, अब शुरुआत कैसे करें। वो बेचैनी थी कि पहले दिन घर में क्यों बैठे, भानु आ गए घर पे, अब कहीं किसी से कौन फिल्म बना रहा है, किससे मिल लूँ मैं आज जाके। कुछ समझ ही नहीं आया, ये सोचने में पूरा दिन निकल गया था। ऐसा ही था पहला दिन। जी। अच्छा, यहाँ जो शुरुआत होती है आपकी, तो जैसे एक तरीका था 2004 के आसपास का कि लोग प्रोडक्शन हाउसेस के पास जाके खड़े होते थे या फिर अपने फोटोग्राफ दे करके आते थे। तो ये पहले दिन, और जब मौका मिला आपको कहीं जाने का, तो ये पहला डायरेक्टर, पहला प्रोडक्शन हाउस, पहले व्यक्ति जो फिल्म यहाँ के आपके मित्रों में से नहीं, अपरिचितों में से कौन थे? ऑफ कोर्स उस वक्त पे वही आप जो बता राम गोपाल वर्मा की लगता था यार, नए चेहरों को या थिएटर वेटर से आए एक्टरों को ये मौका देते हैं, और किसी को भी हीरो बना सकता है वो आदमी। तो अमूमन वो चारबंगला में फैक्ट्री तक खुली थी उनकी, तो उसके बाहर हम भी खड़े होते थे, हार्ड कॉपी तस्वीर लेके। तस्वीर तो दे आते थे हम लोग, सिक्योरिटी गार्ड ले लें, और वो बड़ा सा डब्बा होता था, उसमें डाल देते थे कि बुलाएंगे आपको, आप जाओ। बट बाकी लोग खड़े होते थे कि ऐसी कहावतें आती थी कि रामू जी जब दफ्तर से निकलते हैं और उनकी नज़र किसी पे पड़ गई तो यू बुला देंगे, और वो यू खुद बना देंगे हीरो। तो लगता था वो यू मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। तो यू के चक्कर में बहुत सारे वहाँ यूमी और हम घूमते रहते थे, क्या पता किसकी रामू पे नज़र पड़ जाए। मुझ पे नहीं पड़ी उस वक्त, नहीं पड़ी, बाद में पड़ी। बाद के दिनों में रामू जी ने बुलाया था एक दफ़े, और काफ़ी मेरे साथ करीब रहे। एक फिल्म बना रहे थे वो, क्या नाम था उसका, भूल रहा हूँ नाम, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कुछ वो फिल्म चली नहीं थी, उतनी बनी थी, बट उसमें अमूमन बाद में नहीं हुआ मेरा। मैं काफ़ी राउंड तक रहा लीड रोल के लिए। बाद में उन्हें लगा कि यार ये उपयुक्त नहीं है, तो मैं नहीं रहा। तो ऑफकोर्स रामू जी थे, तब विशाल जी भी आ रहे थे, मकड़ी और ब्लू अम्ब्रेला, ओमकारा आ चुकी थी, तो वहाँ भी प्रयास करते थे। उसमें मैं सफल रहा, हनी भाई मुझे मिल गए, हनी त्रेहान, और लारा थी वहाँ पे, लारा भल्ला जो दीपक की वाइफ है। तो उन्हीं के दरमियान मैंने ऑडिशन दिया, और ओमकारा में मुझे 2-3 सीन का किरदार मिल गया। तो ये टारगेट थे 2, एक को तो मैंने अचीव कर लिया। पहली फिल्म कौन सी कहेंगे हम, ओमकारा कहेंगे या रन कहेंगे? धर्म, रन ऑफ कोर्स रन। तो तब दिल्ली में था, मुंबई नहीं आया था। दिल्ली में वो एक घटना की तरह मुझे मिली थी। मैं सोया था और अचानक कोई आके जगाया कि अरे कोई एक असिस्टेंट आया है, फिल्म की शूटिंग है, तो एक्टर ढूंढ रहा है। मैं जगह में बोला हाँ जी। बोला किसी एक व्यक्ति ने रेफरेंस दिया कि तुम अच्छे एक्टर हो, पंकज त्रिपाठी नाम है तुम्हारा। मैं बोला हाँ। तो चलो, अब उसमें 2 लोग बोलते हैं कि हमने रेफरेंस दिया था, मुझे पता नहीं दोनों में से किसने दिया था। तो मैं बोला आप दोनों को क्रेडिट दीजिए, क्या नाम है उनके? एक गोविंद जी हैं, गोविंद पांडे दिल्ली में थे, और पंकज दुबे दिल्ली में थे, वो उमरिया के हैं। तो कि जाओ पंकज है, फ्री है आज, वो उसकी छुट्टी है, वो कर लेगा। तो मैं उठा गया, और मुझे लगा ऑडिशन करेंगे, कुछ नहीं, चलो आओ ये सीन ले लो, और 2 सीन है कर लो। पैसे भी ठीक ठाक। सिनेमा का भी ये पहला एक्सपीरियंस, पहला अनुभव, मतलब मैं फिल्म कैमरा पहली दफ़े देख रहा था। शूटिंग का माहौल कैसा होता है। अचानक हॉस्टल से उठ के मुझे सपने में उम्मीद नहीं थी कि आधे घंटे बाद मैं एक सीन कर रहा हूँगा फिल्म के लिए। और पहुंचा और लाइनें मिली। साउथ के जो जीवा डायरेक्टर थे, अब तो नहीं रह दिए होंगे तो वो,
तो हो गया वो, और बाद में पता चला मुझे कि कुछ 8-10 हज़ार के चेक भी मिल गए थे। और मेरी आवाज़ नहीं है उस फिल्म में, डबिंग किसी और ने की, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था जी तब। जी। तो उस वक्त एक और फिल्म मैं उसके बाद कर रहा था, लक्ष्य। अमूमन उन्हीं दिनों की बात है। लक्ष्य भी मैंने की थी, लेकिन फिल्म में नहीं हूँ, पूरी फिल्म में मेरा रोल कट गया। उसके लिए मैं लेह लद्दाख गया, मुंबई आया। तो फरहान मुझे जान गए थे उस फिल्म से कि एक एक्टर है दिल्ली में जो ठीक ठाक है, बट फिल्म में नहीं रहा मैं। तो लक्ष्य और रन पहली फिल्म कह सकते हैं। इनफैक्ट उसके भी पहले एक उसी वक्त एक और फिल्म की थी मैंने, कन्नड़ की, चिगुड़ी द कनसु। नागा पड़ना एक डायरेक्टर है, छोटा सा हीरो का दोस्त बना था मैं, शिवराज कुमार का। तो ये 3 है। जी जी। मुंबई आने के बाद धर्म पहली फिल्म, धर्म पहली। पंकज जी के साथ बहुत अच्छी फिल्म थी। उसके बाद ओमकारा। मैं जानना चाहूँगा, और सच में जिज्ञासा का विषय है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग अभी भी आने को आतुर हैं यहाँ पे। और ये बाकी यहाँ बम्बई का जीवन अपने आप में इतना महंगा है, सर्वाइवल की प्रॉब्लम है लोगों की, कैसे काम कैसे चल रहा है, वो बेसिक चीज़ें होती हैं। बाकी तो आपकी ऊर्जा बनी हुई है, आप में जोश है, आप करना चाह रहे हैं, धैर्य है, सब कुछ है, लेकिन ये सर्वाइव कैसे कर रहे थे आप? ये इनफैक्ट ये बड़ा अच्छा सवाल है। आप बोले कि कई लोग हमें सुन भी रहे होंगे जो ये प्लान कर रहे होंगे, जिनके दिमाग में ये प्लानिंग होगी कि मुंबई जाना है। अमूमन बाकी शहरों में भी, हम पटना अभी वहाँ बनारस इसमें थे हम लोग, जागरण फेस्टिवल में भी तो पूछ रहे थे लोग। तो मैं बोला यार सब यही नहीं बता दूंगा, धंधे है का रहस्य है कुछ क्या है ना सर, है महंगी जगह है, बहुत कठिन है सर्वाइवल यहाँ पे। लेकिन मेरे साथ ये था कि मैं ये मान के नहीं आया था कि मैं लॉन्च होऊंगा, मुझे कोई लॉन्च करेगा, मेरे को लीड रोल ही करना है। मैंने वैसे टीवी शो किए हैं जो कहीं नहीं आए, मैं वैसा टीवीसी या कॉर्पोरेट फिल्में किया हूँ जो किसी ने नहीं देखी है, बट उसमें किसी में 2000 पर डे। एक मेरा पहला काम मुंबई में 1700 रुपया पर डे मुझे मिले थे, आज भी याद है। मलाड में जहाँ मैं रहता हूँ, झरना बार है, तो वो सीरियल था, वो कहीं नहीं आया, चैनल ने उस एपिसोड को रिजेक्ट कर दिया। तो मैं जितनी चीज़ें मेरी आई हैं उससे ज़्यादा नहीं आई हैं, लेकिन वो उतने पैसे का व्यवस्था कर जाती थी कि मैं सरवाइव कर लूँ। सेम टाइम मेरी पत्नी थी, वो पढ़ के आई थी बीएड करके, और ये एक किस्म से प्रेम विवाह है हमारा। तो ये बात भी चल रही थी, प्लानिंग थी कि वहाँ जाने के पीछे यार हम 2 लोग जा रहे हैं तो कुछ तो उन्होंने बीएड करके टीचर ट्रेनिंग करके आई थी, तो उनको एक स्कूल में नौकरी लग गई, तो वो कमा लेती थी, घर चल जाता था। मैं चुनिंदा नहीं था, तो मैं हर कुछ कर लेता था, तो हो जाता था। नहीं, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे लोग आते हैं यहाँ पे और फिर इससे भाग जाते हैं। और दूसरा एक फ़र्क आया है पंकज, मैंने महसूस किया इधर लोगों से मिलते हुए, कि अभी जो बच्चे आ रहे हैं, जो नए कलाकार आ रहे हैं, वो लगभग पुख्ता इंतजाम करके कि अगले 4 साल तक मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, उसके पैसे लेकर के उनके पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। शायद हम लोगों के समय में, जब मैं 91 में आता हूँ, आप 2000 में आते हैं, हम दूसरे फील्ड में आते हैं, लेकिन हम लोग भी सब लड़ते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ, और कहीं ना कहीं एक पूरा एटीट्यूड भी चेंज हुआ है सोसाइटी का। पेरेंट्स, गार्जियन भी अब सपोर्ट करने लगे हैं कि जाओ बेटा, ये भी एक कैरियर है और कर सकते हो। दूसरा, ये सुरक्षा की गारंटी जो है, इससे वास्तव में काम कितना प्रभावित होता है, क्योंकि आप बहुत सुरक्षित हैं तो शायद बहुत अच्छी तरह से कोशिश नहीं करते। जी हाँ। जी, वो भी घातक है कि आप बहुत सुरक्षित हैं और बहुत अच्छा आपके पीछे बैकअप है, आपको पता है कि मैं कोई दिक्कत नहीं है मुझे ना, तो थोड़ी बेचैनी चाहिए कि वो ना लिविंग ऑन द एज। जब वो मदारी की बच्ची चढ़ती है तार पे 2 बांस के खम्भों में, वो चल रही होती है, उसको पता है मैं परफॉर्म कर रही हूँ, सब है, मैं ट्रेंड हूँ, बट फिर भी मालूम है कि ये काम है रिस्की, मैं गिर सकती हूँ। तो है मदारी वाला काम कि आप बहुत तैयारी करके आ जाओगे, वो भी घातक है। अगर शायद मुझे बहुत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया होता तो मेरे लिए मुश्किल होता। मुझे अमूमन हमेशा लगता है कि जो हम जहाँ बिहार से आते हैं कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं नहीं है वैसी, उस वक्त पे नहीं था एक्सपोजर भी उतना।
तो वो लगता है कहीं ना कहीं वो हमारी ताकत भी है कि आप जब कमियों में पलते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें झेलने की और सहने की क्षमता बढ़ जाती है। जो गंदा पानी पीते हैं उनका पेट का पाचन तंत्र जो है शक्ति। ना वो स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं नहीं मुझे पचाना है भाई, ऐसी ही चीज़ें आने वाली हैं। हम बहुत रिफाइंड बिस्लरी पीने लगते हैं ना तो पाचन तंत्र भी सो जाता है। तो जगाए रखना ज़रूरी है, और जगाए रखने के लिए लिविंग ऑन द एज होना चाहिए कि आपको ना वो मदारी का तभी मज़ा भी आता है इनफैक्ट कि यार हमने परफॉर्मेंस अच्छा दिया, हम तार पे चल रहे थे, जी जी जी। कभी भी गिर सकते थे। साहसिक यात्राएं लोग क्यों जाते हैं एडवेंचर करने? बिल्कुल बिल्कुल। आप सुकून में हैं, घर में बैठिए, अब क्या ज़रूरत है ले दादा आप हिमालय और एडवेंचरस जर्नी करने की, क्योंकि उसमें एक मज़ा भी है। लेकिन इस क्रिएटिव एडवेंचर का तो अलग मजा है। बिल्कुल। हाँ, अगर आपके पूरे इस प्रयास को या दूसरे लोगों के प्रयास को एडवेंचर की तरह होंगे तो इस एडवेंचर में तो मतलब इसका फल अगर सफल रहे आप तो बहुत ही ज़्यादा है जी। और कहीं ना कहीं आप लोगों की जो सफलता है वो दूसरे लोगों को प्रेरित करती है, भले ये रेशियो 10,000 में एक हो। जी जी। अगर मतलब मैं जैसे शुरुआत में बोला मनोज भैया को देखे थे या इन लोगों के नाम लिए, शायद हो सकता है इस वक्त कोई बच्चा मुझे सुन रहा हो और वो इंस्पायर्ड हो रहा हो कि यार ये आदमी कर सकता है। ऐसा नहीं है मेरे कुछ अलग से इक्विपमेंट लगे हैं, मैं भी एकदम साधारण हूँ, सबके जैसा ही हूँ, तो शायद उसको ताकत मिल सकती है हमारी बातों से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2004 से लेकर 9-10 तक आपकी एक एक फिल्म केवल आती रही। उस समय कभी भी निराशा या कभी किसी प्रकार की नाउमीदी जैसी कोई बात हो रही थी, दिख रही थी, या फिर एक उम्मीद थी कि नहीं मेरा भी वक्त आएगा और मैं दिखाऊंगा? नहीं सब उम्मीद थी, क्योंकि ना दो चीज़ें होती हैं। तो आप में एक होता है आप में आत्मविश्वास का होना, जांच के परख के अपना आकलन मूल्यांकन करके कि मैं कितना हूँ। एक होता है कि बिना मूल्यांकन किए आत्मविश्वास से लवरेज हैं, आप भरे हुए हैं कि मैं जंप कर जाऊंगा, इस नहर को कूद जाऊंगा। आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, आपका दिमाग बोल रहा है अरे एक छलांग में तो उस पार चला जाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपके पास है नहीं, आपने मूल्यांकन करेक्ट अपना नहीं किया है। तो आत्मविश्वास इसलिए मेरे अंदर था क्योंकि मैं ड्रामा स्कूल में ट्रेनिंग कर ली, पटना में 7 साल का थिएटर कर लिया था सारे अच्छे निर्देशकों के साथ। सेम टाइम काफ़ी पढ़ता था, वो साहित्य हो, सिनेमा की किताबें नहीं पढ़ा हूँ मैं, साहित्य ज़्यादा पढ़ा हूँ, और अभिनय की किताबें, एक्टिंग की किताबें। तो जितनी अमूमन थ्योरीज हैं सब पढ़ते थे और मूल्यांकन करते थे कि यार इसमें से क्या मेरे लायक है। तो वो आत्मविश्वास मेरा था, लेकिन जांचा परखा था, वो गुब्बारा नहीं था हवा से भरा हुआ कि एक पिन होगा और निकल जाएगा। इसलिए भरोसा था कि एक मौका मिलेगा तो मैं कर लूँगा। और वो निरंतर आज भी है। मैं आज भी एक रोल के बारे में कल से सोच रहा हूँ और वो चल रहा है कांस्टेंट कि यार उस रोल में क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा, क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि आत्मविश्वास और मूल्यांकन मतलब मैं सब सीख चुका हूँ, जान चुका हूँ, नहीं। निरंतर प्रक्रिया है आर्ट। अभिनय में आप रोज एक्सप्लोर करते हैं। अभी पिछली 2 फिल्मों में हमने आपके साथ और कह रही है ये आत्मविश्वास का पिटारा है। वो उसके पीछे योगदान उन्हीं का है कि तो जैसे गुड़गांव हमने साथ में देखी, देहरादून में, फिर बरेली देखी हम लोगों ने। उस फिल्म में लोग तारीफ कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, मुझे पता है मैंने कहाँ गलती करी है और क्या कमियां थी। वो अब अगली फिल्म में करूँगा तो उसको ठीक करूँगा। मैंने अपने उसमें पॉइंट चुन लिए हैं। तो वही है कि जो बच्चे आते हैं आत्मविश्वास से भरा होना बहुत ज़रूरी है, और सेम समय आपकी प्लानिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए क्राफ्ट पे, क्योंकि देखने में बहुत आसान लगता है अभिनय। अरे अभी तो मैं भी कर लूँगा, हंसना है, रोना है, गुस्से में बोल देना है, क्योंकि हम मानवीय हाव भाव को ही प्रकट करते हैं और सब आदमी करता है। बट आप रियल लाइफ में करते हैं, हम उसको रिक्रिएट करते हैं। तो रिक्रिएट करना मुश्किल है, क्रिएट करना बहुत आसान है। मैं अभी राहुल जी का भी फ़ोन आ रहा था। राहुल जी हमारे गोपालगंज के जिलाधिकारी हैं। उनका न्यूटन में चूँकि मैं एक ऐसा किरदार था तो मैंने उनसे सहयोग ली थी। वो IAS निकाले हुए व्यक्ति हैं, उनको पता है सिस्टम की चीज़ें। तो पिछले महीने में गांव गया था, मई में। मेरे घर में
लाइब्रेरी है, किताबें हैं मेरे गांव वाले घर में। एक मेरे गांव में पुस्तकालय है, गांधी पुस्तकालय, जो जिस पुस्तकालय में मेरे गांव का कोई लड़का नहीं जाता है। पिछले 15 सालों से कोई लड़का पढ़ने नहीं जाता। मैं जब पटना से गांव जाता था तो मैं जाके, मेरे बाबा दादा लोगों ने खोला था, वो सार्वजनिक है, वो मेरा पर्सनल नहीं है गांधी पुस्तकालय। मैं झाड़ के, और कुमक्कड़ शास्त्र की पहली प्रति मुझे वहां मिली थी, 1943 की छपी हुई, 1943 की, राहुल संकेत टाइम, जो मैं पढ़ा 10वीं क्लास में। एक हंगरी के राइटर है, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ क्योंकि यूरोपियन नेम है उनका, उनकी कहानी का नाम है 7 पैसे। वो मैं कहानी पढ़ा, मैं जाके राहुल को मैंने किताब दी कि यार ये पढ़ो। और फिर हमने, चूंकि वो भी साहित्य से, हिंदी से IAS किए हैं, तो अब मैं ये कहानियों पे आता हूँ क्योंकि उनका फ़ोन से 7 पैसे की याद आ गई मुझे। वो कहानी पढ़ के मुझे लगा कि यार ये हंगरी की कहानी नहीं है, ये कहानी तो मेरे गांव की भी हो सकती है। जो संवेदनाएं हैं, जो भावनाएं हैं इसमें, मैं गोरकी की कहानी मैंने मेरा बचपन पढ़ा, नोवेल, कहानी नहीं, उपन्यास, मेरे विश्वविद्यालय। मुझे लगा यार ये नानी के घर का जो जिक्र है तो डुमरिया घाट है, मेरे नानी का घर है, सिर्फ बर्फ नहीं गिरते हैं, बाकी भावनाएं तो वहीं गिरती हैं। तो लैंडस्केप बदल जाते हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं बर्फ है, कहीं रेगिस्तान है, बट भावनाएं तो वहीं रहती हैं। और साहित्य पढ़ने से, चाहे किसी भाषा का हो, किसी जगह को, एक अभिनेता के लिए सर, मैं अक्सर बोलता हूँ कि अब एक्टर के नाम पे लोग पहले जिम की तरफ भागते हैं। बहुत ज़रूरी है जिम करना, 6 पैक बनाना, आपको सुंदर दिखना, सुडौल तो होना ही चाहिए, सुडौल होना ही चाहिए, नैना विराम होना ही चाहिए। लेकिन अभिनेता के लिए शरीर से ज़्यादा विचार बनाना ज़रूरी है। और विचार आपके तभी बनेंगे जब आप साहित्य पढ़ोगे, जब आप जैसे गुणी जनों के बीच में बैठोगे, सुनोगे। मैं सुनता हूँ आपको पता नहीं है आपकी कितनी बड़ी भूमिका है मेरे समझ को बढ़ाने में। वो चाहे सिनेमा की समझ हो, साहित्य की समझ हो, पत्रकारिता की समझ हो, मैं आपको जब भी सुनता हूँ तो कुछ चीज़ें मैं ले लेता हूँ। तो अक्सर मैं बोलता हूँ कि भाई जो रियाज की हुई चीज़ें, पढ़ी हुई चीज़ें, जीवन में गुजरा हुआ अनुभव, वो व्यर्थ नहीं जाता है। वो हम चाहे ना चाहे हमारे शरीर में, हमारे खून में, हमारे विचारों में समाहित हो जाता है। और कब, किस वक्त, किस अनुभव को हम प्रकट कर रहे हो हमें पता नहीं होता है। और चेतन मन, तो सेम चीज़ एक अभिनेता को, विचार जरूरी है, और विचार आते हैं किताबों से। वो चाहे दक्षिणपंथी विचारधारा के लेखक हों, वामपंथी विचारधारा के लेखक हों, किसी भी मुल्क के हों, किसी भी ज़मीन के हों। संगीत से, संगीत का बड़ा अहम योगदान है। मैं नुसरत साहब को सुनता हूँ, मुझे लगता है कि यार इनको सुन के मैं बतौर अभिनेता थोड़ा ग्रोथ हो जाती है मेरी। सही बात है। वो जो सुर लगाते हैं, पता नहीं वो सुर मुझे कुछ दे जाता है। तो अब ये दौर, हम जिस दौर में जी रहे हैं ना सर, पॉपुलर चीज़ों की महत्ता बहुत बढ़ गई है। ज़रूरी नहीं कि इस वक्त जो बहुत पॉपुलर हो, बहुत प्रचलित हो, बहुत अच्छा भी हो। सही बात है। क्षय हो रहा है, संगीत में क्षय हो रहा है। मतलब जो आजकल रैप संगीत आ गया, मुझे समझ नहीं आता कि क्या गाते हैं और कौन सुनते हैं और क्यों सुन रहे हैं। जी। हम स्टार ड्रिवन हो गए हैं। हमें राजनीति में स्टार चाहिए, क्रिकेट में स्टार चाहिए, साहित्य में स्टार चाहिए, सिनेमा में तो स्टार चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री है। मुझे लगता है कि हर स्टार और हर पॉपुलर चीज़ गुणवत्ता में बेहतर हो, ये ज़रूरी नहीं है। एक ऑर्गेनिक तरीके से, मतलब जिसको हमने पहले नहीं देखा है। अमूमन पहले क्या होता था, आज से 5 साल पहले एक्टिंग में, कि एक चाचा आएंगे, एक मामा आएंगे, एक क्लीशे किरदार भी होते थे। अब वो क्लीशे किरदार लगभग ख़त्म हो रहे हैं। उस क्लीशे किरदार में एक क्लीशे कैरेक्टर आएगा, एक्टर भी आएगा। जैसे पुलिस इंस्पेक्टर तो इफ्तिकार साहब आएंगे, एक था नासिर हुसैन साहब आएंगे तो बड़े चाचा हैं। अनुपम खेर लंबे समय तक ऐसे क्लीशे किरदार करते रहे। अब क्या हो रहा है कि जो नए किरदार आ रहे हैं, जैसे आपके जितने किरदार हैं इधर, चाहे वो साजिद जी हों, वो मसान वाले, या अपने प्रिंसिपल श्रीवास्तव जी हों, हाँ, या इवन गुड़गांव वाले, हाँ, वो भी हों, ये सारे किरदार ऐसे किरदार हैं जो क्लीशे किरदार नहीं, पहले देखा ही नहीं है लोगों ने। तो एक फ़ायदा तो आपको मिल जाता है कि उसमें आप ओरिजिनली कुछ कर सकते हैं,
अलग से कर सकते हैं, आपके पास कोई बंधन नहीं है, और ऐसे निर्देशक भी मिलते हैं। शायद आपके अभिनय में निखार भी इसलिए है, और जो दिखता है, चमक जो दिखती है, वो चमक ऐसे निर्देशकों की वजह से भी दिखती है, बिल्कुल, जिन्होंने पूरी आपको आज़ादी दी या गाइड किया कि भैया मुझे ये चाहिए, भाई ऐसा करके दिखा दो। अगर तो उनको भी नहीं मालूम कि कैसे होगा ये। कई बार मैंने डायरेक्टर को देखा कि उनको ये मालूम रहता है कि क्या चाहिए, हाँ, उनको ये नहीं मालूम रहता है कि कैसे चाहिए, ये क्या कैसे होगा, हाँ, कैसे होगा। और इसीलिए तो हायर करते हैं अभिनेता को कि भाई तो मुझे ये चाहिए, बिल्कुल, ये चाहिए, तुम कैसे लाओगे, तुम लाओ। तुम्हारा अनुराग बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि यार तुम्हारा काम है, तुम एक्टिंग करो, हम तुम्हें कैप्चर कर लेंगे। सीन पढ़ लिए हो, तुम्हें चरित्र पता है, तुम करो, हमारा काम है तुम्हें कैप्चर करना। शंकर रमन एक डायरेक्टर हैं गुड़गांव के, उन्होंने एक बड़ी कमाल की नाइट बोली थी, मैं कि स्क्रिप्ट जो है ना पंकज जी, मैंने मैप दिया है आपको, मानचित्र दिया, यात्रा आपको करनी है, आप तय करेंगे कहाँ ब्रेकफास्ट करूँगा, किस ढाबे पे खाना खाऊंगा और कहाँ रात में सो जाऊँगा। मैंने मैप दिया है। तो ये नए मेकर्स हैं, अश्विनी अय्यर हैं, जैसे ट्यूनिंग जम गई हमारी नील भट्ट से, वो समझती हैं। और मैं इन डायरेक्टर्स को देखा हूँ कि अपने एक्टर को ना प्रिपरेशन, क्योंकि अमूमन किसी सीन को शूट करने के पहले 1-2 घंटे लगते हैं लाइटिंग करने में, आर्ट डिपार्टमेंट को अपना काम करने में। तो कई दफ़े हम लोग वैनिटी में रहते हैं, कई डायरेक्टर बोलते हैं तुम आ जाओ, बैठो, देखो। तो डायरेक्टर अपने अभिनेताओं को देखते हैं कि इसकी मन स्थिति क्या चल रही है, कि ये क्या क्या कर रहा है, क्या एक्सप्लोर करने में लगा है। दूर से देखते हैं हम लोग और वो भांप लेते हैं कि अच्छा किस ट्रैक पे है। तो अमूमन ये जब बहुत हम कुछ गलत ट्रैक पे जाते हैं, तब ये आज के यंग नीरज गेवान, अपने मसान के डायरेक्टर, ये अभिनेता को पूरी छूट देते हैं, उसकी मनस्थिति को, उसको मनोविज्ञान को भांप लेते हैं, और बहुत गलत करता है ना तभी इंटरप्ट करते हैं कि रुको रुको क्यों किया ऐसे, बताओ। हमने उनको तर्क दिया कि यार मैंने इस वजह से किया, उनको तर्क वाजिब लगा। जैसे अमित मसूरकर, न्यूटन, आज ट्रेलर आ गया है, अभी लोग देख रहे हैं। अमित 2 दिन की शूटिंग के बाद मैंने पूछा, अमित यार जो रोल आप लिखे थे और मैं कर रहा हूँ, तो वो कैसा लग रहा है आपको, 2 दिन हो गए हैं। अमित ने बोला नहीं अच्छा लग रहा है, मैं लिखा था वो आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आप जो कर रहे हो वो अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं रोक नहीं रहा हूँ। तो मैं बोलूँ फिर जाऊँ मैं इस ट्रैक पे जो चल रहा है? बोला करेक्ट, मैं जहाँ मुझे लगेगा मैं बोल दूंगा नो। तो पहले एक निर्देशक और अभिनेता के बीच ना प्रेमी प्रेमिका जैसे संबंध होने ही चाहिए कि हमें इतनी छूट मिले कि हम गलती कर लें और तुम मुझे सुधार लो। अगर मैं तुमसे डरने लगूँ ना गलतियां करने में ना, तो फिर रचनात्मकता कम हो जाएगी। बंध के और भय में हम क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं। क्रिएटिव होने के लिए फ्रीडम जरूरी है। आप बॉस हैं, उस फ्रीडम के बाद हमें समझा दीजिए। अब देखिए फिर सवाल क्या था, ये किरदार और डायरेक्टर्स, तो यही योगदान है। नए स्टोरी टेलर जो आए हैं, एक तो इनके पास अनोखी कहानियां होती हैं। हम अभिनेता कुछ नहीं कर सकते अगर लेखनी में बात ना हो तो। अगर लेखनी अच्छी है ना, एक अच्छी स्क्रिप्ट पे बुरी फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है। मैं भाई जी ने कहीं बोला था, मैं पढ़ा था। तो वही है कि हम अभिनेता को एक अच्छी कहानी मिल गई, अच्छा वेल रिटन किरदार मिल गया, तो हमारा काम है बहुत ईमानदारी से उस चीज़ को डिलीवर कर दो, ऑडियंस तक बात पहुंच जाती है। सही बात है। लेखनी में कमी है ना, दुनिया का बड़ा से बड़ा अभिनेता चमत्कार तो नहीं कर सकता है। ठीक ठाक सीन बना देगा, लेकिन चमत्कार तभी होता है जब वो चमत्कार राइटिंग में हुई हो पहले से। अभी आज जो ट्रेलर आया है आपका न्यूटन का, इसका ये आत्मा सिंह के किरदार के बारे में जरा बताएं क्या है ये, और फिल्म के बारे में भी थोड़ा सा, चूँकि पहले इस फिल्म की चर्चा काफ़ी है और काफ़ी पुरस्कार मिल चुके हैं। कल अमित ने मुझे बताया कि ये 40 फेस्टिवल में जा चुकी है और अब भारत में रिलीज हो रही है। तो और इस पर किसी की टिप्पणी आई मुझे कि क्या स्वांतः सुखाय, उनको लग रहा है कि ये स्वांतः सुखाय कृति है, स्वांतः सुखाय फिल्म है, तो ऐसी फिल्म को दर्शक बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो उसको भी क्लियर करें कि ये किसी सुधी दर्शक की राय है कि बहुत ही स्वांतः सुखाय फिल्म लग रही है। ये शायद इसलिए लग रही होगी कि जो हिंदी फिल्मों के ढांचागत फॉर्मूले हैं वो इसमें नहीं है। हाँ। देखिए कहीं 2-3 सवाल एक साथ कर दिए। हाँ, मैं याद रखूंगा, आप भी मुझे गाइड कर दीजिएगा जहाँ हम भटकूं। तो स्वांत सुखाए वाली बात है ना कि आप, एक तो है प्रयोग, मैंने वही बोला कि अगर फ्रीडम नहीं मिलेगी तो हम रचनात्मक नहीं हो सकते। प्रयोग को ना नकारा जाना चाहिए, प्रयोग धोने के बाद, प्रयोग देखने के बाद आप नकार दीजिए कि स्वांत सुखाई थी या क्या थी। हम अमूमन
तैयार नहीं होते हैं कि एक फॉर्मेट से अगर कोई बियॉन्ड जाता है कि वो लीके लीक क्या चले, लीके गड़ी चले, बेलीक चले कपूर कपूर, हाँ, सिंह शेर कपूर ऐसा। तो अगर कोई भी लीक से हटता है ना तो पहले तो उसकी आलोचना होनी ही होनी है कि यशवंत सुखाए है या ये। अब किसी को उम्मीद नहीं थी कि अब ऐसी छोटी फिल्में आ जाती हैं और कमाई भी कर लेती हैं। बिल्कुल। जैसे बरेली की बर्फी है, ओपनिंग नहीं हुआ फ्राइडे को, लेकिन फिल्म चल रही है, दूसरे हफ्ते अच्छी चल रही है। तो और ट्रेड पंडित या जो लोग उनको देखें तो पहले वो नहीं एक्साइटेड थे कि यार पता नहीं क्या है ये। तो ये फिल्म आ जाए न्यूटन, उस देख के फिर लोग तय करें कि यशवंत सुखाए है या कुछ अलग सिनेमा है। जहाँ तक हमारा कंसर्न है, चूंकि हमने स्क्रिप्ट पढ़ी है और स्क्रिप्ट पसंद आई तभी उस फिल्म का हिस्सा बने। आत्मा सिंह के बारे में बताइए। आत्मा सिंह बड़ा अनोखा लग रहा है वो। सर, ये दुनिया जैसे दो चीज़ों पे चलती है, एक आइडियल होना और एक दुनियावी होना। जैसे आनंद सर कल बोल रहे थे दुनियादारी होना या प्रैक्टिकल होना। कि आइडियल स्थिति ये है कि हमें 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। हर आदमी जो सरकारी या गैर सरकारी करता है उसको तो 1 घंटे एक्स्ट्रा 2 घंटे लग ही जाते हैं, प्राइवेट में 3 घंटे भी लग जाते हैं, ओवर टाइम भी नहीं मिलता है। तो हम आइडियल स्थितियों पर टिके रहेंगे तो बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत टूटना पड़ेगा। और हम थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जिसको लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल होना, कोई कई जगह वो गलत भी है प्रैक्टिकल होना। कि आपको दिख रहा है ये लेन खाली है तो हमने रॉन्ग साइड मार के और 1 किलोमीटर खींच दिया, निकल तो गए हम आगे लेकिन हमने कुछ गलती करके निकले। तो आत्मा सिंह, लेकिन 2017 में इस दौर में प्रैक्टिकल होना को लोगों ने मान लिया है कि यही सही है। समय के हिसाब से चलो, हवा जैसी हो वैसे बह जाओ। जो लोग हवा के विपरीत खड़े होते हैं उनको ना जाने क्या क्या नाम दिया जाता है। तो न्यूटन जो है वो हवा के विपरीत खड़ा आदमी है, आइडियल आदमी है, जो इस वक्त अभी जो माहौल बना हुआ है। और आत्मा सिंह तंत्र में है 15 साल से, उसको पता है। आपने कल पता है तांत्रिक। हाँ, तांत्रिक। हाँ, तंत्र को जो चलाते हैं वो तांत्रिक होते हैं। तंत्र को चलाने वाले तो तांत्रिकों को पता है कैसे कहाँ क्या करना है। तो आत्मा सिंह तांत्रिक है, वो तंत्र में है पिछले 15 सालों से। न्यूटन को बोलता है कि आप रुको। तो बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर है, वो ग्रे लगेगा। कई जगह पे लोगों को लगेगा कि नहीं यार ये बंदा बुरा तो नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल बात करने वाले को हम बुरा नहीं कहते हैं इस दौर में, लेकिन कई जगह प्रैक्टिकल बात करने वाली चीज़ें, प्रैक्टिकलिटी कुछ नहीं होता है। कई बार ऐसा नहीं लगता कि आपको उम्र से बड़े किरदार मिल रहे हैं लगातार? अक्सर लगता है सर। मैं कई बार बुढ़ा भी महसूस करने लगा। मैं 40 का हूँ, मेरी फिटनेस भी मैंने छोड़ रखी है कि अब छोड़ दो यार, ऐसे ही रोल मिल रहे हैं। बट नहीं, अब थोड़ा अवेयर हुआ हूँ। मैं मुश्किल से 41-42 साल घुसूंगा 42 में। बट मैं उसको भी चैलेंज के तौर पे लेता हूँ। जैसे मुन्ना माइकल में मैं छोटा बना था, 30 साल 35 साल का लड़का, नवाज दा का छोटा भाई, बरेली और गुड़गांव में बाप बन गया। तो मुझे लगा यार कि अगर एक डायरेक्टर भरोसा कर रहा है, मेरे लिए चैलेंज है कि मैं कम एज का होते हुए भी मैं ये एज कैसे प्ले करूँगा। अब बरेली में मेरा टास्क था कि एक तो बाप, दूसरे सीमा जी मुझसे बड़ी है, तो उनका पति भी मुझे बनना है। तो मैंने उसके लिए कुछ मैनरिज्म अडॉप्ट किए। और उन सारे किरदारों में कहीं ना कहीं मेरा अनुभव होता है। मेरे गांव के लोग होते हैं, मेरे आसपास के लोग होते हैं। तो कुछ बॉडी लैंग्वेज कहीं से उधार की, कुछ कल्पना से लाए, कुछ इमेजिनेशन की चीज़ें जुड़ी, कुछ रियल अनुभव से जुड़े। तो होता है। मुझे लगता है कि मुझे मेरी उम्र का रोल तो न्यूटन में है, मुझे मेरी उम्र का रोल कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ अच्छी लगती है कि वो बड़ी उम्र के किरदार करते हुए भी मुझे नहीं दिखा कहीं भी। ये जो बड़ी उम्र का किरदार करने का एक तरीका बन गया नाटक से लेकर के फिल्म तक में। थोड़ी आवाज़ को धीमे कर देना, फुसफुसाना थोड़ा सा, या कंधा हल्का सा झुका देना, और एक बना हुआ है। सारांश में हम सीधा देखते हैं। बहुत ही मतलब बहुत ही डिज़ाइन बूढ़े का रोल है वो। हालांकि बहुत ही अच्छा किया है उन्होंने। लेकिन वही मुझे याद आता है दूसरा एक्टर जो आपसे पहले, रघुवीर यादव। कल मैं रघुवीर यादव को पहचान नहीं सका। हाँ। मैंने अमित से कहा कि वो कैरेक्टर, वो एक्टर कौन है?
तो क्या आप मेरी परीक्षा लेने गया, आप सच में नहीं पहचाना? हमने कहा नहीं पहचान, इतनी तेजी से निकला ना, और आप इतना इंग्रॉस है कि वो पकड़ में नहीं आए वो। फिर तो जो बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त, ये जरूरी नहीं है कि आप उस क्लीशे में जाएं और उस तरीके से अपनी बात कहें। अब चाहे वो प्रिंसिपल श्रीवास्तव हो या ये अभी हो गुड़गांव का केयर सिंह हो, इन सबको देखते हुए ऐसा ये चीज़ें कहाँ से आ पाती हैं आपके पास, और कितना इम्प्रोवाइजेशन होता है आपका, और कितना एक्टर या डायरेक्टर आपको बताता है? मैं बहुत इम्प्रोवाइज तो बहुत करता हूँ मैं, छोटी छोटी लाइनें। मैंने सुना संवाद तक थोड़ा बहुत आगे हाँ पीछे हाँ, कर संवाद लेते भी वो मैं डायरेक्टर से अलाउ करवा लेता हूँ कि देखो भाई कंटेंट आपका जाहिर नहीं बात मिस है। करूंगा मैं, जो आप कहना चाहते हो इस सीन में मैं वही कहूंगा, शब्द मेरे अपने हो सकते हैं, एक आध लाइनें आपकी छूट जाएंगी, मेरी जुड़ जाएंगी, लेकिन इसी दायरे में, इसी कथानक में मैं नई कहानी नहीं कहूंगा। जी जी जी। क्योंकि मैं हमेशा ना सर, मैं चाहता हूँ ना कि सीन में ना मैं हावी ना हूँ, मैं ना दिखूँ, सीन दिखे कि सीन में खा जाना है किसी एक्टर को या सीन में दिखा देना है मेरी क्षमता क्या, नहीं। ये सीन जो डायरेक्टर कहना चाह रहा है, जो राइटर कहना चाह रहा है, इस सीन को हूबहू हम ऑडियंस तक परोस दें अपने थ्रू। जी जी जी। दूसरी एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्लीशे का न आने देना। हमेशा जो पहला थॉट आता है मेरा, विचार ना अभिनय को लेकर, मुझे लगता है यार इसको आने दो और इसको खारिज कर दो कि इसके इतर मैं क्या कर सकता हूँ। ये तो पहला विचार था। अब इसके बाद के विचारों पे काम करते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये दूसरी चीज़ कि अमूमन अभिनेता जो है ना मोह में पड़ जाते हैं। जो पहले मैंने बात कही, छा जाऊंगा, खा जाऊंगा, सीन में दिखा दूंगा का मोह, या स्क्रीन टाइम का मोह कि मुझे ज़्यादा देर तक सीन में रहना है, या अगर कैमरा यहाँ है तो मैं बात करते हुए ना कुछ करके मुझे थोड़ा फेवर कर लेना है ना। मैं कैमरे के मुंह में नहीं पड़ता हूँ। कोई चालाकी नहीं करता, नहीं करता चालाकी। वो बैग दिख रहा है, दिखने दो। करता हूँ चालाकी क्योंकि क्राफ्ट भी है इसमें, मैं कैसे इनकार कर दूंगा कि चालाकी नहीं करूंगा तो फिर तो डायरेक्टर नहीं। कई बार मुझे लगता है, और मैंने शूट करते हुए भी देखा है लोगों की, कई चालाकियाँ ऐसी होती हैं जो सामने वाले आपके सहयोगी किरदार एक्टर को धोखा दे रही होती हैं। और कई चालाकियाँ ऐसी होती हैं कि दोनों मिलके इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी मैं दूसरी फिल्म का उदाहरण था, हिंदी मीडियम में जो काम इरफान ने और दीपक ने मिल के किया है, वो शायद कोई फिल्मी कलाकार मैं कह सकता हूँ, जो सो कॉल्ड फिल्मी कलाकार, उनसे नहीं होता। और टोटल इम्प्रोवाइजेशन है वो सब बहुत ज़रूरी है। और शायद वो ये लोग एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश ही नहीं है। हम दोनों मिलकर सीन बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जो हमारा कहानी, जो आपका और ये सुशीला जी का संबंध लगभग वैसा ही है। मतलब वो कुछ एक जेस्चर उन्होंने मैंने किया, वो तुरंत उसको लेके कुछ नया इम्प्रोवाइज करती थी और मजा आता था दोनों को। और डायरेक्टर हमें छूट दे रही थी। तो आप देखेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा पंच लाइनें नहीं है, हम दोनों के हाव भाव में ही ह्यूमर आ जाता है। आप रिलेटेबल भी लग जाते हैं, ऑथेंटिक भी लग जाते हैं, सेम टाइम मनोरंजक भी लगते हैं वो किरदार। तो वही है कि सीन को बनाना है, खाना, हावी होना। और एक एक्टर अगर रंगमंची अनुभव का हो, उसको भी पता हो कि यार खेला कैसे जाता है, तो गिव एंड टेक है कि हमने एक बॉल फेंका, उसने बड़े अच्छे से कैच किया, अब उसको जब समय आया उसने वापस मुझे दे दिया, हमने लपक लिया उस टाइम से। और सेम टाइम ये अनुमान होना चाहिए कि ये गिव एंड टेक, लपका लपकी का खेल कहाँ हमें समअप करना है। घी भी ज्यादा अगर पड़ जाए सब्जी में तो बकवाल। तो मात्राओं का ज्ञान के साथ साथ इम्प्रोवाइजेशन की समझ होनी चाहिए अभिनेता अभिनेत्री में, फिर खेल होने लगता है। जो आपने उदाहरण दिया इरफान सर का। एक सवाल है जो मेरा अपना बहुत ही ठोस रूप से मानना है कि एनएसटी या थिएटर एक्ट 1 और बाकी जगहों से भी, देश के दूसरे कोने से भी जो थिएटर की ट्रेनिंग लेके एक्टर आए इंडिया में, हिंदी फिल्मों में, उन्होंने अनजाने में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टिंग स्टाइल को, डायलॉग डिलीवरी को और तमाम जो एक्टर की प्रेजेंस होती है, परफॉर्मेंस होती है, उसको बदला है। भले ही हम मार्क नहीं कर सकते कि इनका ये प्रभाव है, इनका ये प्रभाव, ये मेरी अपनी राय है, धारणा है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा है कहीं भी, मैं आत्मगौरव वाली बात नहीं कह रहा हूँ थिएटर होने के नाते, लेकिन कहीं ना कहीं ये एहसास है क्या आपको, या दूसरों को देख के लगता है? सर ये
एहसास एक पर्टिकुलर इस चीज़ को लेकर नहीं था। मैंने आपकी ये बात कहीं आपने एक लिखी थी ये बात कि ये अब थिएटर से आए अभिनेता हिंदी सिनेमा में अभिनय को ना बदले हैं और किसी एक का योगदान नहीं है और कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ है कि बम फूटा, हाँ, कोई एक घटना की तरह नहीं हुआ है। बहुत ही साइलेंट रूप से हो रही थी चीज़ें, मैंने भी नोटिस नहीं की थी। जब मैं आपका आर्टिकल पढ़ा मैं सोचने बैठा तो मुझे लगा हाँ यार, तो आप शुरू से ले लें जो मैं तो प्यारे मोहन सहाय से हाँ, जोड़ता हाँ, हूँ। हाँ, जी, प्यारे जी। सबसे, आपको ये भी आश्चर्य होगा कि एनएसडी से आने वाले पहले एक्टर हिंदी फिल्मों के प्यारे मोहन सहाय, प्यारे मोहन सहाय थे पहले जिनको बैच कम के। लोग जानते हैं। कम लोग जानते हैं, लोहा सिंह जी, जी। रेडियो के। तो ये मैं भी उसके पहले मैंने इसको एक मार्क नहीं किया था इस चीज़ को, लेकिन आपका पढ़ा तो मुझे लगा यार हाँ, ये बहुत ही चुप रूप से और बिना आंदोलन के रूप में और बिना किसी प्रायोजन और हल्ला हंगामा किए, और कभी किसी ने दावा नहीं किया। दावा नहीं किया। नसीर भाई ने भी दावा नहीं किया, किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया, ओमपुरी ने नहीं किया। अनुपम खेर तो पढ़ाते हैं अब, मतलब एक्टिंग वो उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। लेकिन ऐसा मुझे किसी आगे, मनोज ने नहीं किया, इरफान ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। लेकिन मुझे एक लगता है कि एक हल्का प्रभाव पड़ता रहा और फिर अचानक चीज़ें बदल गई हैं। आप 90s की फिल्में देखिए, ज़्यादा पहले भी नहीं था। हाँ जी जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। मतलब और सत्या के बाद की फिल्में देखिए, बहुत फर्क आ गया बहुत है। फर्क आ गया है, बहुत सब चीज़ में, वो कहानी में, स्टोरी टेलिंग में, परफॉर्मेंस में, सिनेमेटोग्राफी में, हर सारा अप्रोच बदल गया फिल्म मेकिंग का। और इनफैक्ट हम जिन फिल्मों को देख के 90 के दौर में रोते थे, भावुक हो जाते थे, अब उन फिल्मों को देखते हैं तो लगता है यार हंसी आती है कि हम इन्हें देख के रो रहे थे। वहाँ सब कुछ सजेस्टिव होता था बिल्कुल, कि ये गुस्से में है तो गुस्से में होने की एक्टिंग कर रहा है, ये प्यार में है तो प्यार में होने का बिल्कुल आपको पहुंचा दिया हमने कि ठंड लग रही है, समझ में आ गया, बस हो गया। मतलब मैं कल रात में एक शॉट देख रहा था, किसी को चाय पीने का शॉट, वो वैसे कप उठाया कर दिया और लोग मान लिए कि चाय पी लिया और हंसी भी आ गई। मुझे लगा बट चाय तो ऐसे नहीं पी सकता है कोई एक सांस में। तो खैर, तो ये है मैं, और ये चीज़ मुझे भी पता चला आपके वो आर्टिकल पढ़ने के बाद। जी जी, ये हुआ है और बहुत ही इत्मीनान से हुआ है, बिना किसी हंगामे के। मैंने आप लोग पूरे थिएटर के लोग अनसंग हीरोज हैं हिंदी फिल्मों के बदलाव के, जिनको कहीं भी रेखांकित नहीं किया गया है। बहुत ज़बरदस्त काम हो सकता है ये। राजीव कुमार पांडे जी पूछ रहे हैं, अपने आप को इतना खरा कैसे रख पाते हैं? सिंधा नमक जो है ना, वो सिंध के पहाड़ों से निकलता है, इसीलिए उसको सिंधा नमक बोलते हैं। तो बस अब समझ गए होंगे आप। विनीत कुमार आपके पुराने दोस्त भी हैं, ये दिल्ली वाले जो। अरे आप हाँ, लोग जी जी। विनीत का सवाल है कि मन का सिनेमा तो आप कर लेते हैं, लेकिन प्रमोशन के लिए कई बार ऐसे इवेंट करने पड़ जाते होंगे जो आपके मिजाज से मेल नहीं करता है, कैसा महसूस करते हैं उस वक्त? थोड़ी झिझक होती है, परेशानी होती है, पर पता है पार्ट ऑफ द जॉब है कि मतलब आप सब कुछ अपने मन का ही नहीं कर सकते हैं। तो मुझे कोई वितृष्णा नहीं होती है, मैं क्रोधित नहीं होता हूँ, मुझे सब इन भावनाओं से ऊपर उठ चुका हूँ। तो मैं वहाँ भी अपने लिए कुछ अच्छा तलाश लेता हूँ कि इसमें भी मेरा कैसे मेरे को बेहतर लगेगा। रोहित कुमार जी पूछ रहे हैं कि क्या कोई सीन करते वक्त कभी मुंबई के गवई संस्कार बांधते हैं आपको, सीमा बनते हैं? बहुत, कोई सीन नहीं, हर सीन मतलब अमूमन वैसे कुछ सीन हो ऑफ कोर्स बांधते हैं, बट वही तो लड़ाई है दोस्त की, जो चूँकि बतौर कलाकार थोड़ा फ्रीडम खुलना है, जो मोरालिटी, नैतिकता, वैल्यू में बंधे हुए लोग हैं हम, पर हर किरदार वैल्यू में बंधा हुआ नहीं होता है, और हम अभिनेता हैं तो उस किरदार के लिए हमें उसके मानसिकता से सोचनी पड़ती है, परेशानी होती है, बट वही हमारा काम है, उसको तोड़ना, उस बंधन को। नवीन चंद्रकला कुमार जी फिर से पूछ रहे हैं कि जो लौंडा नाच आपने कपिल शर्मा के शो में किया, उसको समाज में उचित स्थान कैसे दिलवाया जा सकता है? कभी उस पर डॉक्यूमेंट्री या कलात्मक सिनेमा, आर्ट सिनेमा बनाने का मन है आपका? नवीन भाई, मन तो है। मेरे गांव में शिवकांत शर्मा थे, उनका नाच कंपनी आज भी चल रहा है माधोपुर में। एक कहानी भी आई थी सर, वो अपना बीच में
सुन रहा था बनेगी उस पर, देखिए कहानी है, वो स्क्रिप्ट तो है अपने रतन वर्मा वाली कहानी, तो देखिए बनेगा। मेरा तो बहुत मन है कि उस पर बने, क्योंकि वो चीज़ है जो अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। हमारे यहाँ भी ऑर्केस्ट्रा का चलन हो रहा है, तो कोशिश रहेगी बने। अगर मैं उसका भागीदार बनूं तो मेरा सौभाग्य। सलीम अली जी का बहुत ही बेसिक सवाल है कि अभिनय का बेसिक क्या है? 2 लाइन में क्यों समझाइए? सब कुछ बेसिक रहना अभिनय का बेसिक है। भरत श्रीवास्तव जी, छोटे बजट की फिल्म से शुरुआत करने के बाद बड़े बजट की फिल्म में आने पर किस तरह के चैलेंज होते हैं? चैलेंज कुछ नहीं होता है, बड़े फिल्म में सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, माहौल अच्छा रहता है, तो भौतिक सुख बहुत होता है, तो ऐसा कोई चैलेंज चुनौतियां नहीं है। बट अब हर फिल्म की अपनी अपनी एक खासियत होती है, तो मज़ा दोनों में आता है। कुमार रजत हैं पटना के, पूछ रहे हैं बड़े बजट की फिल्म में छोटा रोल मिलता है, छोटे बजट की फिल्म में जिसकी कहानी भी ठीक होती है और रोल भी, मगर वो चलती नहीं है। अलीगढ़ आपके गुड़गांव का उदाहरण दे रहे हैं। एक कुशल अभिनेता क्या करे? बेचैनी नहीं होती? गुस्सा आता होगा? बेचैनी तो होती है, हाँ। अब गुस्सा आने से मुझे गुस्सा बहुत जल्दी नहीं आता है, मुझे पता है मेरे गुस्सा होने से तंत्र तो बदलेगा नहीं, वही तांत्रिकों वाली बात है। तो अब बन रहा है, छोटी फिल्मों को भी जगह बन रही है। मुझे पता है गुड़गांव ने वैसा उसको रिलीज नहीं मिल पाया, बट वो जिस दिन नेटफ्लिक्स पे डिजिटल आएगी कहीं भी, तो वहाँ लोग देखेंगे। तो एक थिएटर का रिलीज के साथ साथ एक दूसरा प्लेटफॉर्म पनप रहा है डिजिटल स्पेस का, तो ये अच्छा है छोटी फिल्मों के लिए, आप देख पाएंगे थोड़े दिनों बाद। रवि श्रीवास्तव जी गोपालगंज से हैं। रवि रणवीरा कुछ है जी, रणवीरा। पर्दे पर आने के लिए पंकज सर प्याज काटने का काम किए, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इस सपना पूरा करने के नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं, चलो छोड़ देते हैं कलाकारी? ऐसे वक्त पर कैसे सपनों को जिंदा रखें? आई थिंक ये तो हमने बातों में ये आ गया है कि इतनी आसानी से कैसे छोड़ दोगे दोस्त, एक मानव का जीवन मिला है, क्यों छोड़ देना? छोड़ना ही क्यों? हम लगेंगे प्रयास, जब तक क्या है, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माझी के लाइन है। अंकित अमलताज पूछ रहे हैं, इलाहाबाद के हैं, कि इतनी सहजता कहाँ से लाते हैं पंकज त्रिपाठी? अंकित जी, पता नहीं, हम ऐसे ही आदमी हैं। ऐसा कोई फैक्ट्री दुकान तो है नहीं जहाँ से मैं लाता हूँ उसका एड्रेस बता दूँ, बनावट ऐसी है। सोमप्रभ हैं, पूछ रहे हैं अपनी सबसे खराब फिल्म किसे कहते हैं, किसे मानते हैं? नाम लेना तो बहुत मुश्किल है खराब फिल्म, क्योंकि जो भी लोग उससे जुड़े हैं उनको तकलीफ हो सकती है। पर जो काम हमारी खराब फिल्म सबको पता है, आप खोजोगे तो मिल ही जाएगी कुछ ना कुछ। उन्हीं का अगला सवाल उसी में है कि अभिनेता की नज़र से हिंदी सिनेमा या विश्व सिनेमा के कौन से किरदार हैं जो आपको बहुत पसंद है? मैं सिनेमा बहुत कम देखा हूँ, बहुत ही कम, पर मुझे वहीदा रहमान का जो किरदार था और राज कपूर साहब का तीसरी कसम में वो बहुत पसंद है, हीरामन और हीराबाई। वो लेखक मेरे प्रिय हैं, रेणु जी, फणीश्वरनाथ रेणु, तो उनके किरदार मुझे बेहद पसंद आते हैं, लगता है उनको फिल्में और बननी चाहिए। विशाल R.D. द्विवेदी, ऐसा क्या करें कि आपको और ज़्यादा फिल्मों में देख सकें? मैं क्या करूं या आप क्या वो करें? क्या करें? आप बस फ्राइडे को थिएटर पहुंचिए। एक सुझाव दे सकते हैं कि वो 2-3 फिल्में बनाएं आपके साथ। हाँ, या आप मेरे साथ फिल्में बना लीजिए तो आप देख सकते हैं। एक साल आपको देखना पड़ेगा एडिटिंग पे। मनोज भावुक हैं सिवान से, पंकज भाई के हिसाब से भोजपुरी में कौना ढंग के कहानी पर फिल्म बने की चाहिए? भोजपुरी में जवाब दें। भोजपुरी में जवाब विस्थापन पे, कि हमनी के धरती में दुनिया में सबसे ज्यादा विस्थापन भोजपुरी में भइल बा। आज ना 140 साल से वो गिरमिटिया से लेके कंतराकी गिरमिटिया से लेके और अभी तक पूरा दुनिया के लेबर सप्लाई भोजपुरी इलाका कर रहा बा। तो विस्थापन पे एक फिल्म बननी चाहिए वहाँ पे, वो उसमें गिरमिटिया से लेके अभी तक का विस्थापन आए। कश्यप संजय पूछ रहे हैं कि फुकरे में कैसा किरदार है आपका? वही पंडित जी जो फुकरे 1 में था, बहुत मजेदार है, आनंद आएगा। ज्ञानेंद्र राय है, एक अभिनेता के तौर पर किसी इमोशन को बार बार स्क्रीन पर लाने के लिए क्या कोई अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है ताकि दोहराव न लगे? हाँ, करती है। जो मैंने पहले भी बातचीत में बोला हूँ, सुनेंगे तो, कि हमें रिक्रिएट करना होता है, क्रिएट नहीं करना होता है। तो रिक्रिएट करने में कुछ भी चीज़ आपको मेहनत लगती ही है, और ये सजगता रखनी पड़ती है कि यार दोहराव ना हो। ये फिलहाल हमारी बातचीत यहाँ पे ख़त्म हो रही है। थैंक यू सो मच। लगभग
और 1 लेकिन घंटे यहाँ हो गए। बहुत सारे सवाल आए हैं जो कि ऑनलाइन थे और जिसको तेजी से पढ़ना उतनी तेजी से जवाब देना देना मुश्किल था। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा और इनको विश्वास दिलाता हूँ जो जिन्होंने सवाल किए हैं कि आपको जब भी फुर्सत मिलेगी एक एक करके इन सवालों के जवाब आप दे देंगे उनको। मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं पढ़ूंगा उन सवालों को। चेन्नई जा रहा हूँ कल, हाँ 3-4 दिन हूँ चेन्नई में। रात के समय वक्त मिलेगा तो मैं पढ़ूंगा और मैं जहां तक संभव होगा जो लोगों ने लिखा है मैं उनको और जवाब नहीं तो मैं फिर से सारे सवाल लिखूंगा और फिर मैं आपसे व्यक्तिगत प्रिंट इंटरव्यू कर लूंगा। दूंगा। हाँ, ये इनमें से कुछ चीजें निकाल के वो भी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग सवालों को, और मैंने देखा कई सारे एक्टर इन सवालों को बहुत महत्व देते हैं कि सवाल आपको देखने का, खुद को ही परखने का नजरिया बदलते हैं। बिल्कुल, वो आपके ऐसी तरफ आईना रख देते हैं जिधर आपने कभी देखा ही कभी नहीं देखा था। ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है सवाल। मतलब सवाल जरूरी है। अब एक चीज में हर व्यक्ति आजकल समीक्षक हो गया है। हाँ वो एक सोशल मीडिया अपनी आगे समीक्षा कर देता है। मुझे लगता है जैसे अभिनय भी आप हॉबी और पैशन जरूरी है, लेकिन उसके साथ ट्रेनिंग चाहिए। आप हॉबी से न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, दिमाग खोल दूंगा मेरा हॉबी है। सीखना पड़ेगा, डॉक्टरी की पढ़ाई है। वैसे ही मुझे लगता है समीक्षक हैं, आप समीक्षा करते हैं तो उसके लिए एक विधा है, वो उस विधा में आपको पारंगत होना पड़ेगा। खैर शुक्रिया। मुझे और आनंद नरोत्तम आया। मिश्रा के बारे में सुना है, आपको ऑफर आ रहे हैं कि आपको पिता के तौर पर लोग अडॉप्ट करना हाँ, चाहते हैं। मतलब लेकिन उस रोल की वजह से अपनी बेटी को पालने की क्या नई चीज सीखी आपने? सर उस रोल की वजह से मैंने अपनी बेटी को पालने का सीखा हो तो अभी थोड़े दिन बाद मुझे रियलाइज होगा। उस रोल में मैंने अपनी और बेटी का अनुभव डाला है ओके। कि मैं कुछ ज्यादा ही बेटी के पीछे पड़ा हुआ बाप हूँ। मैंने ये डाला उसमें, जैसे बेटी को छोड़ देता है फ्रीडम को, हाँ। मैं अपनी बेटी के बेसिक फ्रीडम देता हूँ, बट तू समय से खाई कि नहीं इसकी चिंता होती है। पुच्चू खा ले, पुच्चू खा ले, और पुच्चू को इस बात पे क्यों खा ले मेरे पीछे पड़े हो। तो उस रोल ने दिया कि मैं इसको खाने के पीछे नहीं पड़ूंगा। बाकी जो मेरे और मेरी बेटी के रिलेशन है ना, वो समहाउ मैंने बिट्टी में ना वो डाला है। वो जब क्योंकि पूरे उत्तर भारत की और खासकर भारतीय पूरे समाज की बेटियों के साथ बाप के रिलेशन को लेकर के और उनको कैसे पाला जाए, कैसे बड़ा किया, इस पर न कहीं लिखा गया है न ढंग से। अब चीज़ें बदल गई हैं, काफ़ी बदल गई हैं। तो उस हिसाब से भी शायद नरोत्तम मिश्रा तो पहली बार आता है और जाओ छोटे शहर में और एक मिडिल क्लास कैसे रिलेशन हो सकते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से ये define पढ़ते हुए किया है। मुझे यही चीज यूएसपी लगी थी कि यार ये बहुत यूनिक है इनका संबंध, और इसको उतने ही केयर और संवेदना के साथ सेंसिटिव होकर डील करेंगे कि कहीं ओवर द टॉप ना हो, नकली भी ना लगे और ये बात आ जाए।